ओके जी, लास्ट क्लास में हमने चैप्टर नंबर 1, 2, 3 पढ़ लिया था। चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू HTML, चैप्टर नंबर 2 था टेक्स्ट रिलेटेड और चैप्टर नंबर 3 लिंक्स के रिलेटेड था। आज हमने चैप्टर नंबर 4 से लेकर इंशाल्लाह 10 तक कंप्लीट कर लेना है। ओके जी, सबसे पहले एक न्यू प्रोजेक्ट फोल्डर क्रिएट करते हैं। कंट्रोल शिफ्ट एन की मदद से एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर लिया जाता है। ठीक है, और आपने इस फोल्डर का नेम रख लेना है, प्रोजेक्ट का कोई भी रख लें। फॉर एग्जांपल हम रख लेते हैं अहमद। ठीक है, लेट्स सपोज ahmed.com, ahmed.me, ahmed.pk, ahmed.net, ahmed.org। तो ये सारी चीज़ें आपकी डोमेन्स जब आएंगे आप लोगों को समझ लग जाएगी। बहरहाल ये प्रोजेक्ट का नेम आप फेसबुक रख लें, गूगल रख लें, जो भी प्रोजेक्ट आप जिस पे भी काम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल सीरा, ठीक है, तो हमने SEERAHT रख लेना है। ठीक है, जो इसका नेम है। ओके जी, इसमें जाके आपने क्या करना है, इसको राइट क्लिक करके ओपन विद कोड, यहाँ पे ओपन विद कोड आता है जो कि अभी नहीं आ रहा है किसी वजह से। अच्छा जी, ओपन विद कोड नहीं आ रहा है तो आपने क्या करना है, यहाँ पे CMD रन करना है और आपने CODE कोड स्पेस डॉट। ठीक है, विंडोज में अगर आप ये इसको आप एंटर करते हैं तो क्या होगा, VS कोड ओपन हो जाएगा। तो ये देखें, ये अहमद, ये आपका प्रोजेक्ट फोल्डर ओपन हो गया। ब्लैंक था बिल्कुल, हमने कोई भी फाइल क्रिएट नहीं की थी अभी तक। अब हमने क्या करना है, इसमें आप लोग एक न्यू फाइल क्रिएट कर लें। आपकी मेन फाइल कौन सी होती है, index.html। index.html दुनिया का कोई भी बड़ा सा बड़ा प्रोजेक्ट आप क्रिएट कर लें, उस प्रोजेक्ट के फोल्डर में एक मेन फाइल होगी index.html। जितनी भी बड़ी वेबसाइट बना ले, एक फाइल कम से कम ये लाजमी होगी, मीन्स के index.html लाजमी होगी। उसके अलावा अगर HTML के पेजेस हो तो एक अलग बात है, वरना आपके पास ये लाजमी होगी, मस्ट है ये। ओके जी, एक्सप्लेनेशन मार्क की मदद से आपके पास ना इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर मिल जाता है आपको बना बनाया VS कोड की मदद से। ठीक है, अगर आप खुद से लिखना चाहते हैं तो सबसे पहले लेफ्ट एंगल ब्रैकेट, एक्सप्लेनेशन मार्क, डॉक टाइप, स्पेस देके HTML। ठीक हो गया। उसके बाद HTML के अंदर आपके पास हेड के अंदर आपके पास टाइटल, और टाइटल में आप लोग लिखते हैं अहमद होम पेज। ठीक है, ये आपकी वेबसाइट का नेम आ गया और ये उसका होम पेज, ये टाइटल। जी आ रहा है नजर पीछे वालों को, लास्ट पे जो बैठे हैं। ओके, HTML में आपके पास दो एलिमेंट्स होते हैं मेन, कौन कौन से, हेड और बॉडी। बॉडी के अंदर आपके पास तीन एलिमेंट्स होते हैं, कौन से, हेडर, मेन और आपके पास फुटर। फुटर में आपके पास P एलिमेंट आ जाएगा, P स्टैंड्स फॉर पैराग्राफ, एंड कॉपी और ये आपके पास सेमीकोलन। इससे क्या होगा, आपके पास ये वाला कैरेक्टर शो हो जाएगा, कॉपीराइट वाला। क्या आपने अक्सर वेबसाइट में देखा होगा, यही सिंबल यूज हो रहा होता है, कैरेक्टर यूज हो रहा होता है। तो ये इसकी वजह से कॉपी 2025 ऑल राइट्स रिजर्व्ड, ये आपका फुटर हो गया। हेडर में आपके पास नेव के अंदर एंकर टैग, और href में आपने लिख देना है index.html, और ये आपके पास आ जाएगा होम। उसके नीचे आपके पास अबाउट, और ये भी आपके पास अबाउट। उसके बाद आपके पास कॉन्टैक्ट, फिर आपके पास आप लेट्स सपोज कह लें प्रोडक्ट से, एक आपके पास आ गया लॉगिन, एक आपके पास आ गया रजिस्टर। ठीक है, ओके जी। अबाउट के लिए हम कौन सी फाइल यूज करेंगे, about.html। कॉन्टैक्ट्स के लिए हमने कौन सी फाइल को यूज कर लेना है,
context.html, प्रोडक्ट्स के लिए आपके पास product.html, लॉगिन के लिए लॉगिन, रजिस्टर के लिए register.html। अभी हमने सिंपल ये बेसिक स्ट्रक्चर बनाया है, हमारे पास कोई भी फाइल यहाँ पे मौजूद नहीं है सिवाय index.html के, ठीक है। तो आप लोग about.html, context.html, प्रोडक्ट्स, लॉगिन और रजिस्टर की फाइल्स को यहाँ पे बनाएंगे, ठीक है, फिर ये प्रॉपर वर्क करेगा। मेन में हम यूज कर लेते हैं h1, दिस इज आवर मेन हेडिंग। टोटल कितनी हेडिंग्स होती हैं? 6। कौन कौन सी? H6 है, H7 होते हैं। अच्छा जी, पैराग्राफ के लिए कौन सा यूज करते हैं? लाइन ब्रेक के लिए, हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए HR, और अंडरलाइन के लिए, बोल्ड के लिए, इटैलिक के लिए I यूज करते हैं। हम पैराग्राफ में जितनी भी स्पेसिंग ऐड करें, क्या वो हमें शो होती है? कितनी स्पेस शो होती है? 1 होती है। अगर हम चाहते हैं कि हमने कंटेंट जिस तरह भी लिखा है एज इट इज वो वैसे ही शो हो, तो फिर कौन सा एलिमेंट यूज करेंगे? कौन सा? P तो पैराग्राफ हो गया ना। हम चाहते हैं कि जैसा भी कंटेंट लिखा हुआ है एज इट इज वैसा ही शो हो, PRE, प्री टैग, ठीक है। तो प्री टैग, प्री एलिमेंट को हम यूज करेंगे। उसके अलावा अगर हम अपनी वेबसाइट पे एड्रेस लिखना चाहते हैं तो कौन सा एलिमेंट यूज करेंगे? एड्रेस यूज करेंगे। ओके जी, अगर हम चाहते हैं कि हमारा कंटेंट थोड़ा सा ऊपर लिखा हुआ नजर आए तो कौन सा एलिमेंट यूज करेंगे? कौन सा? बोले, सही बोल रहे हैं। सुपर स्क्रिप्ट एलिमेंट। टैग नेम क्या है उसका? SUP। और अगर हम चाहते हैं नीचे लिखें फिर सब स्क्रिप्ट है, ठीक है, SUP। ऑलराइट जी। एक पेज से दूसरे पेज पर नेविगेट होने के लिए कौन सा एलिमेंट यूज करते हैं? जी सिराज भाई, एक पेज से हम दूसरे पेज पर नेविगेट होना चाहते हैं। एंकर टैग। एंकर टैग किस कैरेक्टर से लिखा जाता है? A से लिखा जाता है, ठीक है। ये देखें ना, ये आपके सामने लिखा हुआ है। हम इस टैग की मदद से, इस एलिमेंट की मदद से हम एक पेज से दूसरे पेज पर नेविगेट हो सकते हैं, या एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पर नेविगेट हो सकते हैं। ओके जी, इसको रन करने के लिए गो लाइव। तो ये आपके पास आपका वेब पेज आ गया। ये देखें, ये आपके पास हेडर, ये आपके पास फुटर, और ये आपके पास मेन कंटेंट आ गया। दिस इज आवर मेन हेडिंग। अच्छा जी, अब आप यहाँ पे बनाएं एक और फाइल। उस फाइल को नाम दें आप about.html। आपने क्या करना है, index.html को कंप्लीट कॉपी कर लेना है और यहाँ पर आके आपने उसको पेस्ट कर देना है एज इट इज, ठीक है। इससे क्या होगा, जितना भी आपका हेडर का कंटेंट और फुटर का कंटेंट है ये सेम रहेगा। आपने देखा होगा जितनी भी वेबसाइट्स हैं उन सबका हेडर और फुटर सेम ही रहता है, सिर्फ और सिर्फ मेन कंटेंट जो है वो चेंज हो रहा होता है, या फिर उस पेज का टाइटल चेंज होता है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर अहमद, और ये आपका होम पेज की जगह आपका आ जाएगा अबाउट पेज है। दिस इज आवर मेन हेडिंग, और इसको हम कह देते हैं मेन हेडिंग की जगह अबाउट पेज। और index.html ये आपका कौन सा पेज होता है? होम पेज, ठीक है, ये आपका होम पेज। उसी तरीके से ये about.html जो है, आप लोग इसकी कॉपी बना लें। अगर आप चाहते हैं कि इसी फाइल की कॉपी बन जाए एज इट इज, कंट्रोल प्रेस करके इसको आपने ड्रैग किया और इसको आपने यहाँ पे ड्रॉप कर दिया, ठीक है। तो माउस और कीबोर्ड दोनों का इस्तेमाल करते हुए ये देखिए उसकी कॉपी बन गई। राइट क्लिक करके भी आप इसको रीनेम कर सकते हैं, या फिर शॉर्टकट की क्या है, F2। आपने इसको सिलेक्ट किया और F2 प्रेस किया। अब आप इसको contact.html बनाते हैं। तो यहाँ पर ये आपके पास कॉन्टैक्ट है, और यहाँ पे भी आपके पास
कॉन्टैक्ट। ओके जी, अब आपके पास ये देखें, अगर आप अबाउट पे क्लिक करते हैं तो क्या होगा, आप अबाउट के पेज पर आ जाएंगे। अगर आप कॉन्टैक्ट पे क्लिक करते हैं तो आप, अच्छा हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कॉन्टैक्ट से, ठीक है, जबकि फाइल का नेम क्या है, कॉन्टैक्ट है, तो आपने यहाँ पर कॉन्टैक्ट रखना है। बैक करें, अब दोबारा कॉन्टैक्ट पे क्लिक करें तो स्टिल कॉन्टैक्ट। अच्छा जी, हमने देखें कॉन्टैक्ट की फाइल में चेंज किया है, हमें ये हर फाइल में चेंज करना पड़ेगा। अब ये काम करेगा प्रॉपर। ये देखें अबाउट में, अबाउट से आप कॉन्टैक्ट पे जाना चाह रहे हैं, ओके जी, पेज रिफ्रेश हुआ, कॉन्टैक्ट, अब आ गए आप कॉन्टैक्ट पे, ठीक है। अबाउट पे जाएंगे, अबाउट, होम पे जाएंगे, होम। अगर आप प्रोडक्ट्स पे क्लिक करते हैं तो ये आपको कहाँ पे लेके जा रहा है, products.html, जो कि फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है। अगर ये वाली फाइल एग्जिस्ट करती तो वो वाला पेज दिखा देता। क्लियर है इतना, किसी को समझ ना आई है? जी अरहम भाई, समझ आ रही है या ऊपर से जा रही है अभी? चलिए ओके जी, होम पे हम इसको दिखाना चाह रहे हैं index.html, अबाउट पे about.html, कॉन्टैक्ट पे contact.html, प्रोडक्ट्स पे products.html, लॉगिन पे login.html, रजिस्टर पे register.html। ओके जी, चैप्टर नंबर 4 है आपका लिस्ट, ठीक है। हम about.html पे काम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। about.html, अबाउट पेज h2 लिस्ट। अच्छा जी, हम ओके जी, चैप्टर 2 आपके पास टेक्स्ट था, चैप्टर 3 आपके पास लिंक्स है, और चैप्टर 4 आपके पास लिस्ट है। हमारे पास 3 तरह की लिस्ट होती हैं, अनऑर्डर्ड लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट, और आपके पास डिस्क्रिप्शन लिस्ट है, ठीक है। 3 तरह की लिस्ट है, अनऑर्डर, ऑर्डर और डिस्क्रिप्शन। अनऑर्डर लिस्ट और आपके पास ऑर्डर लिस्ट और आपके पास डिस्क्रिप्शन लिस्ट, 3 तरह की लिस्ट आइटम्स आपके पास मौजूद है। अच्छा जी, अभी हम किस पेज पे हैं, होम पे। हमने ये कोडिंग जो है किस पेज पे की है, अबाउट पे। तो जब आप अबाउट पेज पे जाएंगे तो ये देखें, ये आपको वो कंटेंट नजर आ रहा है, ठीक है जी। ओके जी, अनऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर्ड का यू और लिस्ट का एल, यू एल, ठीक है। यू एल अगर आप यूज करेंगे तो इसका मतलब है कि आप अनऑर्डर्ड लिस्ट को यूज कर रहे हैं। यूएल, यूएल के अंदर आप यूज करेंगे एल आई। एल आई स्टैंड फॉर लिस्ट आइटम, लिस्ट आइटम 1, लिस्ट आइटम 2, लिस्ट आइटम 3। तो ये देखें, ये आपके पास लिस्ट आ गई। ये अनऑर्डर लिस्ट है, इसमें आपके पास बाय डिफॉल्ट बुलेट्स आते हैं। CSS की मदद से, स्टाइलिंग की मदद से आप इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। वो हम CSS में कर रहे होंगे। अगर आप चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल सर यहाँ पे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, अगर आप यहाँ पे लिखते हैं अहमद और बिलाल
हमजा और आप लिखते हैं जुहेब, 4। ठीक है, ये 4 स्टूडेंट्स हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई 25 30 35 स्टूडेंट्स हैं इस टाइम। ठीक है, अगर आप सब के नाम लिखें तो सब के नाम के साथ यही आएगा। ठीक है, आपको नहीं पता होगा कि नंबर 3 में कौन सा स्टूडेंट है। ठीक है, नंबर 10 में कौन सा है, नंबर 15 में कौन सा है। अगर आप चाहते हैं नंबरिंग साथ में, सीरियल नंबर, तो आपने क्या करना है, सेम इसी को उठा लें आप, इसको कॉपी करें और इसको यहाँ पे पेस्ट करें। आपने क्या करना है, यू की जगह, क्योंकि अनऑर्डर्ड लिस्ट आपका यू से स्टार्ट होता है, ऑर्डर्ड आपका किससे स्टार्ट होता है, ओ से, तो यू एल की जगह आपका ये होगा ओ एल। बाकी अंदर का कंटेंट सेम होता है। अब आपने सेव करना है, तो ये देखें, इसमें आपके पास बुलेट्स आते हैं और इसमें आपके पास नंबरिंग आती है। आप एक और ऐड कर लें, तो यहाँ पे देखें नंबर 3 पे वो आ गया, फैसल। ठीक है, आपने जिस नंबर पे रखना है ऑटोमेटिकली उसका नंबर वो बन जाएगा और बाकी तरतीब ऑटोमेटिकली सोर्टिंग हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ये क्लियर है? ये अनऑर्डर और ऑर्डर। डिस्क्रिप्शन लिस्ट, देखें अनऑर्डर्ड आपका स्टार्ट हुआ यूएल से, ऑर्डर आपका स्टार्ट हुआ ओएल से, तो डिस्क्रिप्शन लिस्ट किससे स्टार्ट होगा, डीएल से। ठीक है जी, डीएल, इसको कहा जाता है डिस्क्रिप्शन लिस्ट या फिर डेफिनेशन लिस्ट। ठीक है, दो नाम है इसके। डीएल, डीएल के अंदर देखें, ओएल के अंदर आपके पास कौन सा एलिमेंट है, एल आई। यूएल के अंदर कौन सा है, एल आई। डेफिनेशन लिस्ट के अंदर एक की जगह दो आते हैं, एक आता है डी टी और एक आपका आता है डी डी। इसका मतलब है डिस्क्रिप्शन टर्म और इसका मतलब है डिस्क्रिप्शन डेटा। फॉर एग्जांपल डी टी, हम यहाँ पे लिखते हैं अहमद। अहमद के बारे में आपने अहमद के बारे में कुछ डेटा लिख दिया। ठीक है जी, ये डमी डेटा, ये वीएस कोड हमें प्रोवाइड कर देता है। ये आ गया अहमद का डेटा। सेव करें तो ये देखें, ये अहमद और ये अहमद की डिटेल्स आ गई कुछ। उसके बाद कौन सा स्टूडेंट है आपके पास, बिलाल, ये बिलाल का डेटा आ गया। उसके बाद हमजा है, आपके पास हमजा का डेटा आ गया। उसके बाद जुहेब, तो ये आपके पास जुहेब का डेटा आ गया। ये देखें, अहमद की डिटेल्स, बिलाल की डिटेल्स, हमजा की डिटेल्स और ये आपके पास जुहेब की डिटेल्स। हमारे पास एक मिसिंग है फैसल, तो ये आपके पास फैसल की डिटेल्स आ गई। अगर आप चाहते हैं कि इस डेटा के बाद स्पेस आ जाए एक लाइन की, तो हम कौन सा एलिमेंट यूज करेंगे, बी आर यूज करेंगे। यहाँ पर आप यूज कर लें बी आर। इसको सेल्फ क्लोज करने के लिए हमने क्या करना है, फॉरवर्ड स्लैश, बैक स्लैश नहीं, फॉरवर्ड स्लैश है। लेकिन फॉरवर्ड स्लैश यूज कहाँ पे करेंगे, कहाँ पे, यहाँ पे, आर के आगे, यहाँ पे। ठीक है, स्पेस ना भी देंगे ऑटोमेटिकली स्पेस दे देगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट फॉर्मेट करने के लिए ये आपको रिएक्ट में जरूरत पड़ेगी। ठीक है, HTML में इसका कोई एरर नहीं आ रहा है, रिएक्ट में एरर आएगा आपके पास। इस वजह से बेहतर है कि सेल्फ क्लोज करना अभी से स्टार्ट करें। आप लोगों ने VS कोड को इंस्टॉल किया होगा, कर लिया सबने, उसमें ऑटो सेव हो रहा होगा। ठीक है, बाय डिफॉल्ट जो वो ऑटो सेव होता है, ऑटो सेव की आदत ना डालें। जी, ऑनलाइन वालों को आवाज आ रही है?
ओके जी, तो ये आपके पास अहमद, बिलाल, फैसल, हमजा और ये आपके पास जुहेर। तो ये आपके पास लिस्ट है, ठीक है। तीन तरह की लिस्ट है, अनऑर्डर लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट और डिस्क्रिप्शन लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट के लिए आप यूज करते हैं यूएल और यूएल के अंदर एल आई। ऑर्डर लिस्ट के लिए ओएल और ओएल के अंदर एल आई। डिस्क्रिप्शन लिस्ट के लिए डीएल, डीएल के अंदर डीटी और डीटी के बाद डीटी यूज होगा। तो ये आपके पास लिस्ट। कॉन्टेक्ट के पेज पे हम यूज करते हैं इमेजेस एंड मीडिया। चैप्टर नंबर 5 है आप लोगों का, इमेजेस एंड मीडिया मीन्स के ऑडियो, वीडियो और इमेजेस हम यूज कर सकते हैं। टू ऑलराइट जी, इमेजेस एंड मीडिया। अच्छा देखें, एक एंड इस तरह लिखा जाता है और एक एंड जो है वो आपके पास इस तरह लिखा जाता है। HTML में क्या होता है, इस तरह इसको डायरेक्ट लिखने की बजाय आप इसको एंड AMP सेमीकोलन इस तरह यूज करें। इसको कहा जाता है एम्परसेंड, ठीक है। एम्परसेंड आ गया। ओके जी, अबाउट पेज से हम चले जाते हैं कॉन्टेक्ट पे। तो ये देखें, इमेजेस एंड मीडिया। इमेज के लिए हम यूज करते हैं IMG एलिमेंट, ठीक है जी, IMG। इसमें देखें, एक आपके पास एट्रीब्यूट आ रहा है सोर्स और एक एट्रीब्यूट आ रहा है ऑल्ट। सोर्स में आपके पास इमेज की फाइल आएगी, इमेज का पाथ आएगा। इमेज आप दो तरीके से यूज कर सकते हैं, एक लोकली और एक आपके पास किसी भी सर्वर पे मौजूद हो तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं। ऑल्ट जो है ये आपका है ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट। आपने इस इमेज को लोड कर लिया, ठीक है। ये मैंने ये गिटहब का को पायलट जो है AIG उसने ऑटोमेटिक जनरेट किया था। हम इसको देखते हैं क्या हमारे पास कंटेंट आता है। अच्छा जी, इमेज कोई भी नहीं आई, ठीक है जी। ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट में हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं नेचर। ओके जी, प्लेस होल्डर इमेज। तो ये देखें, आपके पास प्लेस होल्डर इमेज नजर आ रही है कि इमेज लोड नहीं हुई है किसी वजह से, नेट स्लो हो गया है या सर्वर में फाइल नहीं वो मौजूद है, इस वजह से इमेज लोड नहीं हुई। उसकी जगह आपके पास ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट आ गया है कि अगर सर्वर से इमेज नहीं आ रही है तो यहाँ पे कौन सी इमेज मौजूद है वो यूज़र को पता लग जाएगा, ठीक है। तो अगर आप इमेज को यूज़ करना चाहते हैं नेचर इमेज, इमेजेस, ओपन इमेज इन न्यू टैब। ये देखें, ये आपके पास URL है, इसको आप कॉपी करें और इसको आप यहाँ पे जाके पेस्ट करते हैं। तो ये आपके पास इमेज। अब आप अपनी वेबसाइट पर आए तो ये आपके पास इमेज आ रही है। साइज इसका आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। किस तरह करेंगे, एक और एट्रीब्यूट पास कर दें। ये देखें, विड्थ कितनी हो गई है 300 पिक्सल और हाइट इसकी कितनी हो जाएगी 200 पिक्सल। सेव करें तो ये देखें। जी जी, अच्छा जी, देखें इमेज जो है ना, डेवलपर ने बताना होता है कि डिज़ाइनर को
जब भी आप किसी प्रोजेक्ट पे काम करें, आप अकेले नहीं लगे हुए होते हैं। ग्राफिक्स का जितना काम होता है वो ग्राफिक डिज़ाइनर करता है। ठीक हो गया? ग्राफिक डिज़ाइनर को आपने बताना है कि मुझे इस साइज़ की इमेज चाहिए, तो वो आपको उस साइज़ की इमेज प्रोवाइड कर देगा। अभी क्योंकि हम CSS नहीं पढ़ रहे हैं, जब आप CSS में जाएंगे तो ये इमेज जो है ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्सिव बन जाएगी। ठीक है, हम कुछ स्टाइलिंग कर लेंगे, उसकी मदद से आप कोई भी इमेज यूज़ करेंगे वो रिस्पॉन्सिव होगी। आप जिस भी स्क्रीन में जाएंगे उसके अकॉर्डिंगली वो उसकी विड्थ और हाइट एडजस्ट हो जाएगी। बाय डिफ़ॉल्ट जो है या तो आप सिर्फ हाइट को यूज़ करते हैं या फिर आप सिर्फ विड्थ को यूज़ करते हैं, ताकि उसका रेशो जो है, एस्पेक्ट रेशो इमेज का, वो ख़राब ना हो। अभी देखें, मैं अगर इसकी हाइट जो है 100 कर देता हूँ, आप देखें आपको इमेज ये प्रॉपर बेहतरीन नज़र आ रही है। मैं जैसे इसको सेव करूँगा तो ये कुछ इस तरह की होगी। ठीक है, अगर आप इसकी हाइट को ख़त्म कर देते हैं, सेव करें, तो ये देखें, आप इसकी सिर्फ विड्थ को चेंज करें, विड्थ को आप कर दें 200, तो वो उसके अकॉर्डिंगली अपनी हाइट को एडजस्ट करेगा। ठीक है, तो इस वजह से आप या तो सिर्फ विड्थ देंगे या फिर सिर्फ हाइट देंगे। अब आ जाते हैं अपने प्रोजेक्ट फोल्डर पे। देखें यहाँ पे आपके पास ये प्रोजेक्ट फोल्डर और ये आपके पास फाइल्स। जी जी, मैं जी मैं उस पर ही आ रहा हूँ, मैं उस पर ही आ रहा हूँ। ओके, आपने यहाँ पे अब एक फोल्डर बनाना है एसेट्स का। देखें, आपके पास कुछ इमेजेस जो हैं, स्पेशली लोगो जो होता है आपकी वेबसाइट का, वो आप लोकली स्टोर करके रखते हैं। वो आप सर्वर से नहीं लेकर आ रहे होते हैं, ला सकते हैं, अक्सर वेबसाइट पे लेकर भी आया जाता है, लेकिन आप उसको लोकली रख सकते हैं। ठीक है, ओके, आपने एक फोल्डर बनाया किस नाम से? एसेट्स के नाम से। एसेट्स के अंदर आपके पास डिफरेंट फोल्डर्स आएंगे। एक आपका आएगा इमेजेस, एक आएगा आपका ऑडियोज, एक आपका आएगा वीडियोस, एक आपका बन जाता है डेटा का। ठीक है, एक आपका बन जाता है फॉन्ट्स का। ठीक है, अच्छा, एसेट्स जो है ना, एसेट्स के अंदर डेटा नहीं आता, ये डेटा आपका एसेट्स के बाहर आता है। बहरहाल ये आपके पास कुछ फोल्डर्स हमने बना लिए। VS कोड में आए, यहाँ पे देखें आपके पास एसेट्स, और एसेट्स के अंदर ये आपके पास कुछ फोल्डर्स। लोगो जो होगा वो आपका इमेजेस में आ रहा होगा। अब हम किसी फोल्डर में से लोगो लेकर आते हैं। ओके जी, फॉर एग्जांपल ये आपके पास लोगो, इमेजेस में आए और ये आपके पास लोगो आ गया। ठीक है जी, ये देखें इमेजेस में आपके पास लोगो। कभी भी आपने अपने प्रोजेक्ट फोल्डर में, प्रोजेक्ट फोल्डर के अलावा कहीं और से इमेजेस, ऑडियोस, वीडियोस को नहीं यूज़ करना है। कोई भी इमेज, वीडियो वगैरह होगी वो आपने अपने प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर लेकर आना है। जिस तरह मैं अभी इसको वहां से कॉपी करके अपने प्रोजेक्ट फोल्डर पे लेकर आया हूँ। अब आपने क्या करना है, सिंपल एक और इमेज एलिमेंट यूज़ कर लें बेशक। इमेज सोर्स में देखें एसेट्स, एसेट्स के अंदर आपके पास इमेजेस, और इमेजेस में आपके पास लोगो। हमने दो तरह के URL पढ़े थे, एक एब्सोल्यूट और एक रिलेटिव। ये जो है HTTPS, ये कौन सा है? एब्सोल्यूट। और ये कौन सा बना आपका? रिलेटिव बना। वो URL जो आपके अपने प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर ही है, या एक पेज से दूसरे पेज पर नेविगेट करने के लिए हम यूज़ कर रहे होते हैं, या एसेट्स में से कोई पाथ वगैरह ले रहे होते हैं, तो वो आपका रिलेटिव होता है। ऑल्टरनेटिव में आप इसको कह दें सीरा लोकल। ओके, अब यहाँ पे देखें, ये आपके पास सीरा का लोगो आ रहा है। देखें, इमेज आपका एक ये एलिमेंट और आपका एक ये एलिमेंट। ठीक है, दोनों एक लाइन में आ रहे हैं। क्या वजह है इसकी? नहीं, एक लाइन में जो आ रहे हैं कौन से एलिमेंट हुआ? ये इन लाइन एलिमेंट हुआ। तो अगर आप चाहते हैं कि ये नेक्स्ट लाइन में आए, तो आप यहाँ पर BR को यूज़ कर लें। तो ये देखें, ये आपका सीरा और ये आपके पास सेकंड इमेज आ गई।
तो इमेज जो है वो आपका इनलाइन एलिमेंट है, ठीक है जी। बाकी जो है ऑडियोस वीडियोस वगैरह हम इंशाल्लाह नमाज के बाद करते हैं। तो 7:25 पे इंशाल्लाह हम दोबारा क्लास को रिज्यूम करते हैं। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अच्छा जी, इमेजेस हमारा हो गया। कोई सवाल हो किसी का इमेजेस के रिलेटेड, ऑनलाइन ऑन साइट दोनों? आप लोग क्लियर है? इमेजेस दो तरीके से हम इमेज लगा सकते हैं। एक आपके पास ये वाला ऑप्शन है रिलेटिव यूआरएल, कि आप उस फाइल को डाउनलोड करके अपने प्रोजेक्ट फोल्डर में रखें और फिर आप उसको यूज़ कर लें। एक तरीका है कि सर्वर पे वो फाइल मौजूद हो और आप लोग डायरेक्ट उसको एब्सोल्यूट यूआरएल की मदद से उसको लिंक कर दें। देखें, अगर तो आपके पास इमेज साइज कम है, फॉर एग्जांपल लोगो जो है वो अपने लोकल ही कर देना है, ठीक है। बाकी जितनी भी इमेजेस होती हैं वो जब हम बड़ी किसी वेबसाइट पे काम कर रहे होंगे, प्रोफेशनल वेबसाइट्स पे, फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट्स होंगी, वो प्रोडक्ट्स क्या होती हैं, वो डैशबोर्ड से ऐड हो रही होती हैं। वो डैशबोर्ड से ऐड होगी, वो इमेज जो है वो भी किसी सर्वर पे अपलोड हो रही है, हमारा अपना सर्वर होता है, तो वहाँ से आपको यूआरएल ही मिलेगा। देखें, ये इमेज है हमने किसी थर्ड पार्टी से लिया है, ठीक है, फॉर एग्जांपल गूगल से। कल कोई अपने सर्वर से अगर डिलीट कर देते हैं तो हमारे पास ये इमेज शो नहीं होगी। हमारी जितनी भी इमेजेस होंगी हमारी वेबसाइट में वो हमारे सर्वर पर ही मौजूद होगी, ठीक है। तो वो हम खुद डिलीट करेंगे तो वो नहीं शो होगी, अदरवाइज वो शो होगी लाजमी। बराबर दोनों वे ही यूज़ किए जाते हैं। अगर लोगो वगैरह के लिए हम लोकली यूज़ कर रहे होते हैं रिलेटिव, और अदरवाइज एब्सोल्यूट यूआरएल यूज़ हो रहा होता है। ओके जी, ऑडियो के लिए, इमेज के लिए हम IMG एलिमेंट यूज़ करते हैं, HR यूज़ कर लेते हैं। इससे क्या होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाएगी। H2 आपके पास ऑडियो, ऑडियो के लिए आप सिंपल ऑडियो एलिमेंट यूज़ कर लेंगे। सोर्स में आपने वो ऑडियो की फाइल का पाथ दे देना है। अब ऑडियो फाइल का पाथ हमारे पास बैच 4 HTML चैप्टर 3 4 5 6 एसेट्स, ये आपके पास ऑडियोस, डॉक्यूमेंट्स, फॉन्ट्स, इमेजेस, वीडियोस। हम क्या करते हैं, ऑडियोज और वीडियोस दोनों को कॉपी करते हैं और हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अब हमारे पास ये देखें, एक ये ऑडियो की फाइल आ गई और एक आपके पास ये वीडियो की फाइल मौजूद है। ओके जी, इमेजेस के बाद आपके पास ये HR, हमने सेव नहीं किया, सेव करें तो ये देखें HR ऑडियो और साथ में ये ऑडियो। ऑडियो में आपके पास एसेट्स, ऑडियोज और ये music.mp3, इसको सेव करें तो यहाँ पे ये ऑडियो फाइल लग चुकी है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास ऑडियो प्लेयर शो हो तो आपने क्या करना है, यहाँ पे कंट्रोल्स, ये एट्रीब्यूट पास कर देना है। तो इससे क्या होगा, आपके पास ये देखें ऑडियो प्लेयर आ गया। इसको आप प्ले करते हैं तो ये प्ले होगा। आपको आवाज़ नहीं आ रही होगी क्योंकि इसमें आवाज़ आ रही है, इसमें एयरपोर्ट्स में। ओके, म्यूट करते हैं तो म्यूट हो जाएगा। वॉल्यूम कम ज़्यादा, आपके पास ये ऑप्शन है कि आप इसको डाउनलोड कर लें। प्लेबैक स्पीड नॉर्मल रखना है, स्लो करना है, फास्ट करना है, तो ये सारे ऑप्शन रहे। ये व्हाट्सएप वाला फीचर जो है वो, बाकी आपके पास आप इसको आगे पीछे ये कर सकते हैं। ये हो गया ऑडियो के लिए। अगर आप चाहते हैं कि ऑटो प्ले हो जाए, अक्सर वेबसाइट में हमने देखा है कि जैसे आप वेबसाइट पे लोड करते हैं वो ऑटोमेटिकली ऑडियो चल जाती है, वीडियो चल जाती है। तो उसके लिए आपके पास है ऑटो प्ले, सेव करें तो ये देखें जैसे पेज रिफ्रेश हुआ ये ऑटोमेटिकली प्ले हो गया। पॉज करने पे पॉज हो जाएगा। पेज को रिफ्रेश करता हूँ, ऑटो प्ले, सेव करें। अच्छा, सम टाइम ऐसा होता है कि प्ले नहीं होता है, ये मेरे ख्याल क्योंकि हम लोकली अभी काम करें इस वजह से। जब ये डिप्लॉय हो जाता है, लाइव हो जाती है आपकी वेबसाइट, तो ये ऑटो प्ले प्रॉपर्ली काम कर रहा होता है। वरना मोस्टली क्या होता है कि हम इसको ऑटो प्ले इस तरह नहीं कर रहे होते हैं, हम इसको करते हैं जावा स्क्रिप्ट की मदद से।
तो जावास्क्रिप्ट की मदद से ये 100% एक्यूरेट काम कर रहा होता है। ये भी करता है लेकिन सम टाइम मे बी डेवलपमेंट की वजह से नहीं कर रहा था। उसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन होता है लूप। लूप से क्या होगा, ये कंप्लीट हो जाएगा, ऑटोमेटिकली दोबारा चलने लग जाएगा। सेव करें तो ये देखें, एक तो ये ऑटो प्ले हो गया है, यहाँ पे मैं एंड पे लेकर आता हूँ, ये देखिए 250, तो ये देखें ये दोबारा से ऑटो प्ले हो गया। ठीक है, अगर आप लूप ख़त्म कर दें तो ये देखें अब ये स्टॉप हो गया, प्ले नहीं हुआ खुद से। तो ये इसके कुछ फीचर्स। उसके बाद वीडियो के लिए आपके पास HR H2 वीडियो, वीडियो के लिए आपके पास वीडियो एलिमेंट है। सोर्स में आपके पास एसेट्स, वीडियोस, और ये आपके पास वीडियो प्लेबैक, ये फाइल का नेम है। MP3 ऑडियो एक्सटेंशन होती है और MP4 वीडियो, और भी बहुत सारी एक्सटेंशन होती हैं लेकिन मोस्टली ये चल रही होती हैं। बराबर, सेव करें तो ये देखें ये आपके पास वीडियो आ गई। ये 100% जूमिंग है, इस तरह आपको कुछ एक्चुअल में नज़र आ रहा होगा। ये वीडियो, अब वीडियो में भी सेम वही चीज़, कंट्रोल्स के लिए आप कंट्रोल्स एट्रीब्यूट पास कर देंगे, आपके पास कंट्रोल्स आ गए। प्ले करेंगे तो ये वीडियो प्ले हो जाएगी, आपने आगे करना है पीछे करना है जो भी आप करना चाहें। साउंड है, फुल स्क्रीन करते हैं तो ये फुल स्क्रीन हो जाएगी। यहाँ से आपके पास ऑप्शन डाउनलोड, प्लेबैक स्पीड, और ये पिक्चर इन पिक्चर। पिक्चर इन पिक्चर क्या होता है, आपके पास ये स्मॉल सा ये आ जाएगा, आप पूरी वेबसाइट में जो मर्जी कर रहे हो साथ में ये चीज़ भी चल रही होगी और आपको नज़र आएगी। क्लियर है जी। बाकी वीडियो की जो है वो आप हाइट और विड्थ को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप यूट्यूब की वीडियोस को यूज़ करना चाहते हैं तो यूट्यूब की वीडियोस के लिए ओके, हम इस पर आते हैं। ओके, यहाँ पे देखें आपके पास शेयर का ऑप्शन है। या फिर रिसेंटली जो हमारी क्लास हुई थी लास्ट क्लास, अगर आप उसको यूज़ करना चाहें तो मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, शेयर, शेयर में जाके आपके पास ये देखें इम्बेड, इम्बेड में देखें ये आपके पास आई फ्रेम। ठीक है, ये कोड है, आपने इसको कॉपी कर लेना है और यहाँ पे जाके आई फ्रेम, ये आ गया आपके पास। जो कोड हमें मिलेगा हमने उसको एज इट इज़ पेस्ट कर देना है, बाकी इसकी विड्थ और हाइट है जो है वो चेंज कर सकते हैं। सेव करें, अपनी वेबसाइट पर आएँ तो यहाँ पे ये देखें ये आपके पास, जी जी, आई फ्रेम एलिमेंट क्या होता है, किसी और वेबसाइट को अगर आप अपनी वेबसाइट पे दिखाना चाहते हैं तो आप आई फ्रेम एलिमेंट यूज़ करते हैं। जी, ये वीडियो है, ठीक है, यूट्यूब का उसने खुद से कोड जनरेट किया हुआ है। सेम उसी तरह अगर आप मैप यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी आई फ्रेम होगा। आप maps.google पे आएँ,
और यहाँ की करंट लोकेशन सीधा। ये आपके पास शेयर का ऑप्शन है, एम्बेड अ मैप, तो ये देखें ये भी आपको आई फ्रेम एलिमेंट मिल रहा है। कॉपी HTML करें और आप इसको जो है अपनी वेबसाइट पे यूज़ करें, सेव करें। तो ये देखें ये आ गया। इसकी विड्थ अगर आप 100% करना चाहते हैं तो इसके लिए ये विड्थ है 100%, सेव करें तो ये 100% विड्थ हो जाएगी। अब ये जितनी मर्जी बड़ी स्क्रीन हो उसकी विड्थ 100% ही रहेगी। उसी तरीके से आप किसी भी जो गूगल मैप पे लोकेशन है आप उसको इस तरह यूज़ कर सकते हैं आई फ्रेम एलिमेंट की मदद से। जी क्लियर है? जी कोई सवाल हो इमेजेस एंड मीडिया के रिलेटेड? जी कोई सवाल ऑन साइट ऑनलाइन किसी का? ओके अब हम आ जाते हैं products.html पे। तो यहाँ पर इंडेक्स की कॉपी बना लें और इसको रीनेम कर दें products.html। अब आप लोग अगर products.html पे जाएं, प्रोडक्ट्स प्रोडक्ट्स, तो ये आपके पास प्रोडक्ट्स का पेज आ गया। चैप्टर नंबर 6 आप लोग का है टेबल्स। आप लोग अपनी वेबसाइट में टेबल्स को यूज़ कर सकते हैं। ओके टेबल्स के लिए H2 प्रोडक्ट लिस्ट, टेबल एलिमेंट, ठीक है जी। टेबल के अंदर आपके पास, हम इसको सिर्फ अभी कॉपी कर लेते हैं, मैं आपको दोबारा फिर दिखाता हूँ। ओके TR स्टैंड्स फॉर टेबल रो, ठीक है, टेबल रो। TR के अंदर TD टेबल डेटा, ठीक है, ये एक सेल बन जाता है। इसमें हम लिख देते हैं प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट कैटेगरी और प्रोडक्ट प्राइस। सेव किया और यहाँ पे देखें प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट कैटेगरी और प्रोडक्ट की प्राइस, ये एक रो आ गई आपके पास। एक और रो बना लें TR, जितने यहाँ पर हैं उसी तरह TD प्रोडक्ट 1 कैटेगरी A और इसकी प्राइस कितनी है $10। उसी तरीके से एक और TR प्रोडक्ट 2, प्रोडक्ट 1, प्रोडक्ट 2 और प्रोडक्ट 3। देखें पहला जो हमारा सेल है वो प्रोडक्ट नेम है, तो आपने हर रो में पहला जो सेल होगा, पहला जो TD होगा वो आपने प्रोडक्ट नेम ही रखना है। सेकंड जो होगा वो आपकी कैटेगरी होगी और थर्ड जो होगा वो आपकी प्राइस होगी। सेव करें तो ये देखिए प्रोडक्ट नेम, कैटेगरी और ये आपके पास प्राइस। आपने टेबल में देखा होगा कॉलम्स बने हुए थे, बॉर्डर आता है, तो उसके लिए सिंपल टेबल में आपने बॉर्डर 1 ये पास कर देना है। देखें ये आ रहा है रेड इसका मतलब है कि ये जो एट्रीब्यूट है ये डेप्रिसिएट हो चुका है, ये ख़त्म हो चुका है, यूज़ नहीं किया जाता है। टेबल बॉर्डर के लिए हम CSS की मदद से बॉर्डर बनाते हैं, लेकिन क्योंकि अभी आप लोगों ने CSS को नहीं पढ़ा ना आप लोगों को पता है, तो इसे वक्ती तौर पे जो है हम इसकी मदद से ही आपको बॉर्डर बना के दिखाते हैं। ये देखें
ये आपके पास बॉर्डर आ गया। लेकिन अब देखें, इसकी हेडिंग और इसका डेटा सेम ही लग रहा है बिल्कुल, ठीक है, कोई फ़र्क नज़र नहीं आ रहा है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, टी डी की जगह जो आपकी हेडिंग्स है उसको हम बना लेते हैं टी एच। ये भी आपका टी एच है और ये भी आपका टी एच। तो ये देखें, अब ये थोड़ा बोल्ड हो गया है, पता लग रहा है कि ये हेडिंग है। जी क्लियर है? कोई सवाल हो? ये आपकी हेडिंग। बाकी मज़ीद जो है इसमें देखें, ये आपकी हेडिंग्स। अक्सर टेबल में क्या होता है, आप इसको मज़ीद टी हेड एलिमेंट के अंदर ले आते हैं। ठीक हो गया? ये जितना भी डेटा है ये सारा है आपका बॉडी। तो हम क्या करते हैं, इसको टी बॉडी के अंदर ले आते हैं। ठीक है, टी हेड, टी बॉडी, और लास्ट में क्या होगा आपका फिर टी फुट। ठीक है, फुटर नहीं पूरा, टी फुट। टोटल, ठीक है जी, टोटल प्राइस कितनी होगी, 10 20 30 हो गए और 30 आपके 60 हो गए। तो ये आपके पास टोटल। सेव करें तो ये देखें, प्रोडक्ट नेम, ये आपका टी हेड बन गया, ये आपका टी बॉडी बन गया, ये आपका टी फुट बन गया। लेकिन देखें, टोटल जो है आपका यहाँ पर आना चाहिए था, ऐसे ही है। तो हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये आपका टी डी, आप एक और टी डी ले लें ब्लैंक, तो ये लास्ट पे आ जाएगा। ठीक है, लेकिन देखें यहाँ पे ये ब्लैंक शो हो रहा है। हमने क्या करना है, हम चाहते हैं कि ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम मर्ज हो जाए आपस में। तो इसके लिए आपने इसको रिमूव कर देना है। ये वाला जो कॉलम था हमने इसको बनाना है 2। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इसमें एक एट्रीब्यूट पास करेंगे कॉल स्पैन। ठीक है, कॉल स्पैन, क्योंकि हमने इसको बनाना है 2, बाई डिफ़ॉल्ट ये 1 होता है। 2 करेंगे तो ये फर्स्ट और ये सेकंड के साथ मर्ज हो जाएगा। देखिए, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि बोल्ड हो जाए, एक तो तरीका आप इसको टी एच कर दें, लेकिन टी एच होता है टेबल हेडिंग के लिए। ठीक है, ये हेडिंग नहीं है। आप लोग सिंपल इसको किस एलिमेंट के अंदर रैप कर सकते हैं, बी के, तो ये बोल्ड हो जाएगा। बाकी अगर आप चाहते हैं कि सेंटर में आए, ठीक है, टी एच जो है ना वो बाय डिफ़ॉल्ट सेंटर में आता है। टी एच बाई डिफ़ॉल्ट सेंटर में आता है, लेकिन क्योंकि हम टी एच को यूज़ नहीं कर रहे हैं और हम सेंटर में भी लेकर आना चाहते हैं, तो फिर आप इसको स्टाइल की मदद से सेंटर में ला सकते हैं, सी एस एस की मदद से। वो कैसे करेंगे, स्टाइल टेक्स्ट अलाइन सेंटर। ये बस आपको थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ कि स्टाइलिंग जो है वो आपकी इस तरीके से होती है। सेव करेंगे तो ये सेंटर में आ जाएगा। तो ये सी एस एस है, ये जो हमने यूज़ किया है ये है सी एस एस। क्लियर है? कोई सवाल? बाकी टेबल्स वगैरह जो हैं आपको मोस्टली जो होंगे फिर इस तरह के अकाउंट्स टेबल एचटीएमएल। ये देखें, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, ये कुछ टेबल, ये आपके टेबल। तो जिस तरह बैकग्राउंड कलर्स वगैरह में ये आपके सी एस एस की मदद से हो रहे होंगे। ओके, इसमें कितने कॉलम्स हैं, 5। नेम, बाय अमाउंट, सेल अमाउंट, कॉस्ट और टाइप। फर्स्ट वन जो है अकाउंट 1 2 3 4 का, देखें उसने एक ही कॉलम इसको बना दिया है, क्योंकि आपको बॉर्डर नहीं नज़र आ रहा है कहीं पे। तो ये कॉल स्पैन कितना दिया गया होगा, 5। ठीक है, कॉल स्पैन आपके पास 5 आ जाएगा। उसके बाद ये सारी चीज़ें टोटल, और ये लास्ट वाला आपके पास ब्लैंक है, ये भी लास्ट वाला आपके पास ब्लैंक है। ये आपके पास टेबल्स, चैप्टर नंबर
6 भी हो गया आपका टेबल्स। ये टेबल्स। चैप्टर नंबर 7 फॉर्म्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हम इसको इंशाल्लाह कल करेंगे। स्ट्रक्चर आप लोग शुरू से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं, लास्ट क्लास में भी पढ़ा है, इस क्लास में भी पढ़ा है कि हमने हमेशा आप लोग बनाए लॉगिन डॉट HTML, एक्सप्लेनेशन मार्क ऐड करें तो ये देखें, ये आपको बेसिक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर देते हैं। हेड, मेटा, मेटा नेम, व्यू पोर्ट, इसमें ना एक और मेटा का आ जाता है, नेम डिस्क्रिप्शन। तो ये देखें कंटेंट क्या आ रहा है, लॉगिन पेज फॉर अहमद वेबसाइट, ये आपका टाइटल, इसको आप कह दें लॉगिन पेज। ये स्ट्रक्चर आपका बॉडी, बॉडी के अंदर आपके पास 3 एलिमेंट आते हैं, कौन कौन से, हेडर, मेन और फुटर। हेडर, मेन और ये आपके पास फुटर नहीं इसमें, तो फुटर में आपके पास पी एंड कॉपी 2025 ऑल राइट्स रिजर्व्ड, इसको अभी आप स्किप करते हैं, इसकी अभी हमें ज़रूरत नहीं है। तो ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर। लॉगिन के पेज पर है तो ये देखें, ये लॉगिन का पेज। बॉडी के अंदर 3 एलिमेंट्स आएंगे, हेडर, मेन और फुटर। हेडर में हेडर का कोड होगा, मेन में बाकी जितना भी कंटेंट, और फुटर में आपके पास लास्ट में फुटर जो होता है उसका कंटेंट होगा। ये आपका सिंपल एक स्ट्रक्चर जो आके आपने हमेशा फॉलो करना है। HTML में एक एट्रीब्यूट होता है लैंग्वेज, ठीक है, LANG स्टैंड्स फॉर लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज हम यूज़ कर रहे हैं, इंग्लिश। इसमें मजीद EN-US भी आ जाता है कि ये इंग्लिश जो है वो US, ठीक है, अगर आप सिर्फ EN करेंगे तो इंग्लिश। चार्ट सेट जो होता है ये करेक्टर्स होते हैं, ये डिफ़ॉल्ट मोस्टली हर चीज़ के लिए। मेटा नेम व्यू पोर्ट क्या होता है, ये आप लोग CSS में पढ़ेंगे। मेटा नेम डिस्क्रिप्शन और टाइटल, ये जो 2 चीज़ें ना ये होती हैं SEO के लिए, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, कि आप लोगों की वेबसाइट गूगल पे जो वो रैंक करे। ओके, टाइटल जो है ये आपका मैक्सिमम 60 कैरेक्टर्स तक पॉसिबल है, ज़्यादा आप कर सकते हैं लेकिन उसका फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। मैक्सिमम कितने, 60 कैरेक्टर्स। और डिस्क्रिप्शन जो है ये कंटेंट है, ये मैक्सिमम 160 कैरेक्टर्स तक, ठीक है, इससे ज़्यादा करने का फ़ायदा नहीं होगा, कर सकते हैं लेकिन फ़ायदा नहीं होगा। अच्छा जी, अब ये शो कहाँ पे होते हैं, लेट्स सपोज मैं लिखता हूँ सीरा गूगल में। अब ये देखें, ये जो चीज़ है ये आपका है टाइटल, ठीक है, और उसके नीचे ये जो लिखा हुआ है ये है डिस्क्रिप्शन, ठीक है, ये एसईओ के लिए यूज़ किया जाता है। अब अगर आप इसकी वेबसाइट पर आते हैं तो ये आपको इस वेबसाइट पर ले, ओके जी। ये सीरा का कॉन्टैक्ट पेज, इसमें देखें ये आपका फॉर्म बना हुआ है, ठीक है, हम कल इंशाल्लाह फॉर्म पे काम करेंगे। ये आपके पास देखें गूगल का मैप, ये सेम वही चीज़ है जो हमने आज पढ़ी है, ठीक है। तो इस तरह ये दिखाने का मकसद है कि डिफरेंट चीज़ें जो आप लोग आज पढ़ रहे हैं, ये टोटे टोटे में कह लें, ये सारे के सारे आप लोग जब एक साथ जोड़ देंगे तो एक प्रोफेशनल वेबसाइट बन जाएगी। बाकी स्टाइलिंग हर किसी की अपनी होगी, डिफरेंट वेबसाइट की डिफरेंट स्टाइलिंग होती है। HTML का कंटेंट जो है वो सेम होगा, कंटेंट सेम है, स्ट्रक्चर सेम है, स्टाइलिंग चेंज हो रही होती है।
ठीक है। अक्सर वेबसाइट में आपने सेम मैप देखा होगा, शायद लेफ्ट साइड में छोटा नज़र आ रहा हो, अक्सर वेबसाइट में राइट में नज़र आ रहा होता है। अक्सर वेबसाइट में क्या होता है कि लेफ्ट पे फॉर्म होता है, राइट में आपके पास मैप नज़र आ रहा होता है, या लेफ्ट में मैप और राइट में आपके पास छोटा सा फॉर्म होता है, उसमें आप डेटा पुट कर रहे होते हैं। बाकी ये चीज़ें, ये सारी आपकी स्टाइलिंग की मदद से हो रही होंगी। वक्त के साथ साथ आप लोग इंशाल्लाह सारी चीज़ें सीख जाएंगे। अभी हो सकता है HTML आपको मुश्किल लग रही हो, ठीक है, लेकिन ये बहुत आसान है। आप लोग 1 महीने के बाद है ये चीज़ें इतनी आसान हो जाएंगी कि ज़ुबानी आप लोगों को याद हो जाएगी। वो भी भाई का मैसेज आया है, बिलाल भाई का, कि सर मतलब कुछ भी समझ नहीं आ रही अभी, जो चीज़ मैं पढ़ा रहा हूँ इसकी ना बस प्रैक्टिस करते रहे अभी, ठीक है। जाहिर सी बात अभी ये चीज़ें टोटे टोटे में पढ़ रहे हैं, इसका कोई यूज़र इंटरफेस नहीं निकल रहा है, क्योंकि स्टाइलिंग पे तो अभी हम गए नहीं है, ठीक है। अभी तो सिर्फ स्ट्रक्चर है, मीन्स के एक घर जो है वो बिल्कुल रॉ मटेरियल में, अभी कंस्ट्रक्शन में, अंडर कंस्ट्रक्शन, और बिल्कुल स्ट्रक्चर आपकी वो बना हुआ है अभी, ठीक है। फाउंडेशन है, उसमें कुछ डिजाइनिंग नहीं हुई हुई है, कुछ पेंट नहीं हुआ हुआ है, कुछ भी नहीं है, तो वो जाहिर सी बात वो घर भी आपको इतना प्यारा नहीं लग रहा होता है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रही होती कि कल को ये कैसा नजर आएगा। तुम्हारे लिए सारी चीज़ें आपकी वक्त के साथ साथ इंशाल्लाह रूटीन में आ जाएंगी और ये चीज़ें आसान हो जाएंगी। बाकी कोई सवाल हो किसी का? एनीवन? जी कोई सवाल? कौन सी फाइल? ठीक हो गया, ये मैं कर दूंगा इंशाल्लाह। जी और कोई सवाल या कोई जवाब? हाँ जी, क्या नाम है आपका? उजैर। आपका? मोहम्मद साद। अच्छा। आपने एक्सटेंशन ही ना की, आप यहाँ पे जाके यहाँ पे आप जाए करेंगे लाइव सर्वर, ठीक है। ये रिट्विक डे, ये इसका ऑनर है, ठीक है। आपने इसको इंस्टॉल करना है, रिट्विक डे को। ये भी जब तक आप लोग HTML CSS पढ़ रहे हैं, जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं, तब तक ही ये यूज़ होता है। जैसे ही आप लोग रिएक्ट में जाएंगे ये एक्सटेंशन का काम ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसका अपना सर्वर होता है इसकी। कंट्रोल ऑल्ट कंट्रोल ओ होती है गालबन, राइट क्लिक करें, ये ऑल्ट LO, ठीक है। ऑल्ट प्रेस करके आप एक बार L दबाते, फिर एक बार O दबाते, या OL दबाते, इसके O या L या L या O, जो भी करना चाहिए, दोनों काम करेगा। ऑल्ट शिफ्ट F, ऑल्ट शिफ्ट F, ठीक है, या शिफ्ट ऑल्ट F, आप जो भी करना चाहें। अच्छा जी, आप लोगों ने जब VS कोड को इंस्टॉल किया है तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है ना ये ऑटो सेव का ऑप्शन चेक होता है, ठीक है। आपने जो भी चेंजेस की, फॉर एग्जांपल आपने ये किया, ये ऑटो सेव हो चुके हैं, और साथ साथ जो है ये पीछे चेंजेस भी हो रही हैं, सर्वर भी रिफ्रेश हो रहा है। तो इसकी ना आदत ना डालें, आज से ही इसको आप लोग अनचेक कर दें। कंट्रोल S प्रेस किया करें, जितना भी काम कर लिया कंट्रोल S प्रेस कर दिया, ठीक है, तो फिर वो रीलोड होगा। रीज़न क्या है, अभी ये आपके सिस्टम पे ना लोड नहीं इतना पड़ा है, सिंपल HTML है। रिएक्ट पे भी शायद आपको इतना फील ना हो कि आपका सिस्टम स्लो हो रहा है, ठीक है। जिस दिन आप लोग मोबाइल एप्लीकेशन पे मूव कर जाएंगे और आपकी आदत ऑटो सेव की रहेगी, आपका सिस्टम भी ख़राब हो सकता है, आपका मोबाइल भी ख़राब हो सकता है। एक वर्ड भी आप चेंज करेंगे वो कंपाइल करता है, ठीक है। परफॉर्मेंस, प्रोसेसर यूज़ हो रहा होता है, रैम यूज़ हो रही थी, स्टोरेज डिवाइस है, तो आपका सिस्टम भी यूज़ में होगा 24 घंटे। 24 घंटे से मेरा जब भी आप कोडिंग कर रहे हैं, एक वर्ड भी चेंज किया कंपाइल हुआ। अब फॉर एग्जांपल मैंने लिखा पेज, ये 4 लफ्ज़ हैं, ये 4 बार कंपाइल होगा, ठीक है। उसी तरीके से जैसे जैसे कंपाइल होता है, बिल्ड दोबारा बनता है, आपकी एप्लीकेशन आपके मोबाइल पे चल रही होती है, आपका मोबाइल भी फिर 4 बार वो रिफ्रेश हो रहा होगा। तो इस वजह से ऑटो सेव की आदत ना डालिएगा। जी क्लियर है? कोई सवाल हो? लास्ट असाइनमेंट किस किसने नहीं बनाई थी? सबमिट तो हो रही थी।
फॉर्म्स। ओके, सिर्फ 27 है हमारे पास। अच्छा, अब इस 27 में मैं आपको दिखाता हूँ जो मैंने देखा। ये देखें, ये HTML की फाइल है हमाद मुदस्सर भाई की, index1 डैश हमाद मुदस्सर डॉट HTML। आपकी फाइल का नेम जो होगा ना वो सिर्फ होगा index.html। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ index.html। इसी वजह से मैंने स्पेशली लिखा भी था कि index.html फाइल। अब ये असाइनमेंट 1 अहमद हैदर, अब ये मेरे ख्याल कोई टेक्स्ट डॉक्यूमेंट की फाइल है इन्होंने सेंड की है। ये इंडेक्स मोहम्मद असवर डॉट HTML, ये सिर्फ index.html होना चाहिए। ठीक है, आज आपको सामने ये दिखाने का मकसद है कि आज की जो असाइनमेंट होगी और कल की जो असाइनमेंट होगी, आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ मेन फाइल जो होगी, ठीक है, ये मेन फाइल ये index.html होनी चाहिए। बाकी बल्कि अब आप लोगों ने HTML फाइल को नहीं सेंड करना, आप लोग YouTube पे जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे, बल्कि आप लोग वैसे डायरेक्ट चैनल पर ही आ जाएं। यहाँ पे चैनल पे जब भी आएंगे तो ये पहली वेबसाइट जो है, आप लोगों ने इस वीडियो को देख लेना है। ठीक है, इस वीडियो को देखिएगा, इसमें जो है ना तरीका बताया गया है कि किस तरह आप लोग फ्री में वेबसाइट्स को डिप्लॉय कर सकते हैं। ठीक है, होगा क्या जब आप लोगों ने इस वेबसाइट को डिप्लॉय करना है, लेट्स सपोज आपने इस वेबसाइट को डिप्लॉय कर दिया। ठीक है, ये कंप्लीट वेबसाइट, इस प्रोजेक्ट फोल्डर में आके आप लोग CMD रन करेंगे, यहाँ पर आके आप लोग सर्च लिखेंगे तो वो सारी चीज़ें उसमें बताई गई हैं स्टेप बाय स्टेप। आप लोग उसको एक एक सेकंड की वीडियो देखिएगा, स्किप ना कीजिएगा। जैसे स्किप करेंगे, अगर उस स्किप में वो स्टेप अगर आप लोगों ने स्किप कर दिया तो फिर आप लोगों का वो काम कंप्लीट नहीं होगा और डोमेन नहीं आपको मिलेगी, आपकी वेबसाइट डिप्लॉय नहीं होगी। तो बहरहाल जब वेबसाइट डिप्लॉय हो जाएगी तो क्या होगा, आपको ना सर्च अगर इसमें है, सिस्टम मेरे सिस्टम में इंस्टॉल नहीं है, तो डोमेन होगी फॉर एग्जांपल हमारी वेबसाइट है अहमद डॉट सर्च डॉट sh, कुछ इस तरह की आपकी डोमेन बन जाएगी। आप लोगों ने उस डोमेन को इस फाइल की जगह, ठीक है, इस फाइल की जगह आप लोगों ने उस डोमेन को ऐड कर देना है। हमारे पास वो डोमेन आएगी, हमने डोमेन की मदद से ही वेबसाइट को देख लेना है। ठीक है, कि किसने कितना काम किया, तो बहरहाल वो आ जाएगा आपके सामने, सारा कुछ है A to Z स्टेप बाय स्टेप। मीन्स किस तरह ट्यूटोरियल जो बना हुआ होता है ये वो चीज़ बन रही है। ठीक है जी, कोई सवाल ऑन साइट का ऑनलाइन का? वालेकुम सलाम। अच्छा जी कशु भाई, ऐसा है कि जब मैंने इस फॉर्म को क्रिएट किया था तो उसमें ना ये फाइल का ऑप्शन आ रहा था, और फाइल में क्या था कि यहाँ पर क्वेश्चंस में ये लगी थी रेस्ट्रिक्शन बाय डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट की। अब HTML जो वो भी डॉक्यूमेंट है, इसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था, तो उसके बाद मैंने इसको रिमूव कर दिया था। तो अब आप मीन्स के कोई भी फाइल को अपलोड कर सकते हैं। अगर आपने बना ली है तो आप अभी भी अपलोड कर दें ताकि हम उसको देख लें और वो रिकॉर्ड में भी आ जाए। एट द एंड है, जब आप लोगों का एक कोर्स कंप्लीट हो रहा होगा, अभी आपको बेशक इसका रिस्पांस दिया जाए ना दिया जाए, ये सारी चीज़ें जो है ना एट द एंड आपके जब कोर्स कंप्लीट होकर सर्टिफिकेट की बारी आएगी तो तब ये सारी चीज़ें काउंट होंगी। आपकी असाइनमेंट्स है, आपकी अटेंडेंस है, A to Z। ठीक है जी, जज़ाकुमुल्लाह खैरा।